हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि कुसमायोजन। पिछली वीडियो में हमने एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था और इसमें हम कुसमायोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि समायोजन में मैंने बताया था कि समायोजन क्या होता था, किसी भी व्यक्ति का और उसके वातावरण के बीच या परिस्थितियों के बीच जो संतुलन होता है उसको हम समायोजन कहते हैं। इसी के अपोजिट जब असंतुलन पैदा हो जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके सामने जो परिस्थितियां हैं या उसके सामने जो वातावरण है उसके साथ में जब असंतुलन पैदा हो जाता है, किसी तरह का बैलेंस मेंटेन करने में उसे प्रॉब्लम आने लगती है, तो उसी कंडीशन को हम माल एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी कि कुसमायोजन हम उसको कहते हैं। माल एडजस्टमेंट इज़ inability to maintain effective relationship function successfully in various domain और cope with difficulties and stress। इसका क्या मतलब, जो माल एडजस्टमेंट है वो हमें दूसरों के साथ में अच्छे संबंध बनाने में नहीं बनाने देता है। हम किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं या तनाव आता है या किसी तरह का कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है, तब हम उसको कुसमायोजन कहते हैं। प्रभावी संबंधों को बनाए रखने में, विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य करने में या कठिनाइयों और तनावों का सामना करने में जो असमर्थता हम महसूस करते हैं उसी को कुसमायोजन कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है, गेट्स एंड अदर्स के ने दी हुई है। माल एडजस्टमेंट रेफर्स टू डिसहार्मोनी बिटवीन द पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट। कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। ठीक है, अब कुसमायोजन किस तरह से हमें देखने में आता है, जैसे अगर हम एजुकेशन में बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम बच्चों की बात करेंगे, तो बच्चों में किस तरह से हम कुसमायोजन को देखते हैं, बच्चों के अंदर कौन कौन से वो लक्षण होते हैं जो हमें कुसमायोजन के द्वारा दिखाई देते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एग्रेसिवनेस, यानी कि आक्रामकता। तो जो बच्चे जो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव हो जाते हैं, उनमें आक्रामकता दिखाई देने लगती है। मतलब वो किसी भी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो इस तरह से वो कैसे हो जाते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं और उनमें अग्रेसिवनेस आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते उनमें जो दूसरा जो फॉर्म है वो है बहुत ज़्यादा शाई हो जाते हैं, एक्सेसिव शाइनेस, मतलब शर्मीलापन आ जाता है बच्चे के अंदर। बच्चा किसी से बात नहीं कर पाता है, उससे कुछ बात करो, उससे पूछो तो वो शर्मा जाता है, बात नहीं करता है, इधर उधर देखने लगता है। तो ये जो शर्मीलापन है ये भी कुसमायोजन के कारण बच्चे के अंदर आ जाता है। इसके अलावा एक और है स्टीलिंग, चोरी करना। मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो चोरी करना सीख जाते हैं अगर उनकी जो फैमिली कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा मतलब गरीब परिवार से है, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कभी कभी इस तरह का काम भी करने लगते हैं। वो भी अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो जब समायोजित नहीं कर पाते हैं तो क्या है कि उनके अंदर इस तरह की भी कभी कभी इसके रूप में भी उनका कुसमायोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डेलिक्वेंसी, कदाचार या फिर अपराधी। तो ये चीज़ भी कुछ बच्चों में देखने को मिलती है कुसमायोजन की वजह से। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो अपराध में लिप्त हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होता है, जिसमें चोरी करना, मारपीट करना या किसी और तरह का दूसरे बच्चों को परेशान करना, या फिर इसमें थोड़ा और भी हाई लेवल का वो अपराध भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कैटेगरीज़ क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं कुसमायोजन की। तो सबसे पहले जो आता है वो है ऑर्डिनरी माल एडजस्टमेंट, यानी कि साधारण कुसमायोजन। साधारण कुसमायोजन बहुत ही मतलब लो लेवल पे होता है। जब बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एडजस्ट करने में, उस समय वो थोड़ा लापरवाह हो जाता है, बात नहीं मानता है, झगड़ालू टाइप का हो जाता है ना। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब किस में आता है, साधारण कुसमायोजन में। अगला है हमारा सीरियस माल एडजस्टमेंट, मतलब गंभीर समायोजन। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वो मतलब इन सब चीज़ों का सामना नहीं कर पाता है और उसकी जो कंडीशन होती है थोड़ी सी पेनफुल हो जाती है।
और एक मानसिक अस्वस्थता उसके अंदर दिखने लगती है, मतलब मेंटली वो अनहेल्दी फील करने लगता है, उसको नर्वसनेस होने लगती है, बात बात पे घबराहट होने लगती है। तो इस तरह का जो होता है वो सीरियस माल एडजस्टमेंट में होता है। इसके बाद आता है ग्रेव माल एडजस्टमेंट, यानी कि अत्यधिक गंभीर कुसमायोजन। ये बहुत ही हाई लेवल का है, जब बच्चा या व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से किसी भी तरह से बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह से, तो उसके अंदर कुछ मतलब मनोविकृतियाँ टाइप की आ जाती हैं, जैसे साइकाटिक टाइप की, या फिर मानसिक रूप से मतलब डिप्रेस्ड भी हो सकता है इस तरह का बच्चा, या बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका जो बैलेंस है, मेंटल बैलेंस है, वो इससे प्रभावित हो जाता है। तो ये था कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट ये है कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कुसमायोजन को किसी भी व्यक्ति या बच्चे के अंदर। तो उसको पहचानने के लिए हम 3 तरह से देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, मतलब 3 तरह के लक्षण होते हैं जिनके द्वारा, सिम्टम्स होते हैं जिनके द्वारा हम बच्चे को या व्यक्ति को देख के बता सकते हैं कि ये समायोजित है या कुसमायोजित है। जिसमें सबसे पहला आ जाता है फिजिकल सिम्टम्स, यानी कि शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों में जो कुसमायोजित व्यक्ति या बच्चा होता है, वो उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो रुक रुक के बोलता है, अटक अटक के बोलता है, कभी कभी वो हकलाने लगता है, ठीक है, बात बात पे अपने सिर को खुजाने लगता है, नाखूनों को दांत से काटने लगता है ना, बैठे बैठे पैर हिलाने लगता है, उसको घबराहट होती है, कोई उंगलियां चटकाने लगते हैं। तो इस तरह के जो मतलब फिजिकल सिम्टम्स, बच्चा बैठ के मतलब एक तरह से काफ़ी देर तक बिल्कुल स्टेबल होकर नहीं बैठ सकता है, वो कुछ ना कुछ इस तरह का वो व्यवहार करता रहता है। तो उसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर माल एडजस्टमेंट हो रहा है। दूसरा हमारा जो आता है वो है इमोशनल सिम्टम्स, संवेगात्मक लक्षण। इमोशनल में वो बच्चा, उसके अंदर हमें एंजाइटी दिखाई देती है, वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है, उसे दूसरे बच्चों से थोड़ा सा घृणा टाइप की होने लगती है, बात बात पे वो डर जाता है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आ जाती है, ठीक है, असहनशीलता हो जाती है, बच्चा बिल्कुल भी किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाता है, या तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा या फिर बहुत ही दब्बू टाइप का बन जाएगा वो बच्चा। उसके अंदर उसे गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है, ठीक है, और उसके अंदर तरह तरह का उसको टेंशन में दिखाई देता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स उसके अंदर बहुत सारे इस तरह से दिखाई देते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे उसके संवेगात्मक लक्षणों में आ जाते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर डेविएशन, मतलब व्यवहार संबंधी विचलन। इसमें क्या होता है कि बच्चा अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, वो उसका जो बिहेवियर होता है वो एकदम से नर्वसनेस में होता है, ठीक है, उसका अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा निगेटिविटी आ जाती है बच्चे के अंदर, दूसरे बच्चों को परेशान करने लगता है, वो बात बात पे झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है, ठीक है, और बात ना मानना, टीचर की या पेरेंट्स की बातों को मानता नहीं है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता है, उसको चीज़ों को तोड़ना फोड़ना ये सब करने लगता है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाता है कभी कभी, जब मतलब हाइपर एक्टिव बच्चा हो जाता है, और इससे उसका क्या होता है कि उसकी स्टडी पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और पढ़ाई में उसके जो अचीवमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कुसमायोजित है। अब इसके बाद अगर हमें और इसके अलावा कुछ टेक्निक्स भी हैं जिनके द्वारा हम बच्चे को पता लगा सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है ना, निरीक्षण। कोई भी टीचर है तो हर समय अपने बच्चों का ऑब्जर्वेशन करता रहता है पढ़ाते समय, या फिर बाहर भी कहीं भी, जब भी एक टीचर एक अच्छा ऑब्जर्वर भी होता है, वो सारी चीज़ों को बच्चे के अंदर नोटिस करता रहता है, ठीक है। तो इसके द्वारा पता लग जाता है, ऑब्जर्वेशन से जो हम सिम्टम्स बताए हैं उनके द्वारा हमें पता लग जाता है उसके सिम्टम्स देख के कि ये बच्चा, इसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू भी होते हैं, साक्षात्कार और प्रश्नावली होती हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा समायोजित है या कुसमायोजित है। इसमें उससे मतलब कुछ ऐसी क्वेश्चनिंग करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे कुछ प्रश्नावलियों को भरवाया जाता है जिससे उसके व्यवहार के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ इन्वेंटरीज भी होती हैं, परीक्षण टेस्ट होते हैं, कुछ इन्वेंटरीज होती हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चे के ऊपर, और उससे हमें पता लग सकता है कि बच्चा कुसमायोजित है। जैसे इसमें कुछ के नाम मैं बता रही हूँ, जैसे मिनेसोटा की परामर्श परिसूची है एक, और इसमें
बेल की समायोजन परिसूची है, बेल की एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है। मिनेसोटा की बहुपक्षीय व्यक्तित्व परिसूची है, MMPI जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज होती हैं, उससे भी बच्चे के कुसमायोजन के बारे में पता चल जाता है। पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज को हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक मूनी चेकलिस्ट है जिसके द्वारा मैल एडजस्टमेंट का पता लगाया जा सकता है। तो ये कुछ परिसूचियाँ भी आती हैं जिनके द्वारा हम उस बच्चे से उसको भरवा के और उसके अंदर कितना एडजस्टमेंट है या कितना कुसमायोजन है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कॉजेज़ ऑफ मैल एडजस्टमेंट, मतलब ये कुसमायोजन जो होता है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो है फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, शारीरिक विकृतियाँ। किसी बच्चे को अगर किसी तरह का कोई फिजिकल डिफेक्ट है, उसको सुनने में, बोलने में, देखने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, या फिर किसी तरह का उसके हाथ में, पैर में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो इस तरह के बच्चे थोड़ा सा इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है नॉर्मल बच्चों के साथ में, क्योंकि इनके अंदर कभी निराशा और कभी वो पूरी तरह से मतलब हर उसमें सक्सेसफुली काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा सा इनके अंदर कुसमायोजन आ जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग सिकनेस, लंबी बीमारी। जैसे कोई बच्चा बहुत समय तक किसी लंबी बीमारी से पीड़ित है तो उसका जो विकास है वो थोड़ा सा उन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाता है, उसका सामाजिक और मानसिक विकास भी। और ये चीज़ें क्या करती हैं, उसके अचीवमेंट को प्रभावित करती हैं, उसका जो अचीवमेंट है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा वीक हो जाता है, प्रॉपर खेल नहीं सकता है और दूसरे कामों में भी वो उतने अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से भी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है और वो अपने को कुसमायोजित महसूस करता है। अगला है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का स्तर। कुछ बच्चों का जो IQ लेवल होता है थोड़ा सा कम होता है, तो वो अपने जो साथ के जो हाई IQ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो उनसे क्या होता है, थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। जो भी मतलब क्लास का या स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में जब वो पिछड़ने लगते हैं तो फिर उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, फिर उनको समायोजन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये तीनों फैक्टर हमारे व्यक्तिगत कारक थे, इंडिविजुअल फैक्टर्स से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक फैक्टर्स, घरेलू कारक। घरेलू कारक में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हो गई परिवार की, या फिर ब्रोकन होम्स हो गए, माता पिता अलग रह रहे हैं, कोई और उनको प्रॉब्लम है किसी तरह की, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स में आ जाती हैं। या जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने बच्चों से एक्सपेक्ट किया हुआ है कि ये कर सकता है, लेकिन बच्चा उतना नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इमोरल पेरेंट्स हैं, और भी हाई सेंस ऑफ मोरालिटी, बहुत ज़्यादा मोरालिटी है घर के अंदर, तो बच्चा वहाँ भी फिर उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है जिसकी वजह से बच्चा वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ये डोमेस्टिक फैक्टर्स में आ जाता है। इसके बाद में कुछ स्कूल फैक्टर्स भी होते हैं, विद्यालयी कारक भी होते हैं जिनकी वजह से बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसमें आ जाता है सबसे पहले जो टीचर है वो किस तरह का है। अगर वो सुसमायोजित है तो बच्चे के अंदर भी वो सब चीज़ें आती हैं। अगर वो मल एडजस्टेड टीचर है तो बच्चे भी फिर इसी तरह के होने लगते हैं। बिहेवियर ऑफ टीचर का व्यवहार कैसा है बच्चे के प्रति। अगर बहुत स्ट्रिक्ट है टीचर बिल्कुल बच्चे के साथ में मतलब बहुत ज़्यादा डांटता है, बहुत क्रोध करता है, तो ये सब चीज़ें भी बच्चे देखते हैं तो उन चीज़ों को सीखते हैं, तो उनको वहाँ भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। सिलेबस कैसा है ना, जो बच्चे का करिकुलम है वो कैसा है, किस तरह का है। अगर वो बच्चे के अकॉर्डिंग है, सूटेबल है, तो बच्चा अच्छे से उसको पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसमें वो उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है या उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बच्चा उस कोर्स को पढ़ने में उसे प्रॉब्लम होती है और वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये कुछ, और इसके अलावा एग्जामिनेशंस का क्या है, मतलब किस तरह का कौन सा सिस्टम चल रहा है, बच्चा कहीं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में बच्चे का मतलब नेबरहुड कैसा है, पास पड़ोस कैसा है, ठीक है। बार बार कहीं बच्चे को स्कूल तो नहीं चेंज करना पड़ रहा है, और
किस तरह का जो जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वो किस तरह की सोसाइटी है उसकी, और ये सारी चीज़ें बच्चे के समायोजन को प्रभावित करती हैं। और अगर ये सब अच्छा होता है तो वो समायोजन कर लेता है, और अगर ये बच्चा कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे उसका पड़ोस अच्छा नहीं है तो वो बच्चा फिर समायोजन नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चों पर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ना। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारक। भौतिक कारक में भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे बच्चे के घर में किसी की डेथ हो जाए, कोई दुर्घटना उसने देखी हो अपनी आँखों से, किसी तरह का उसने अपने सामने कुछ अपने घर को मतलब घर को तबाह होते हुए देखा हो, किसी भूकंप वगैरह का सामना किया हो, कोई बाढ़ वगैरह आई हो उसके घर के उसके गांव में या शहर में, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो बच्चा या जो व्यक्ति होता है वो फिर समायोजित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका काफ़ी कुछ उसमें चला जाता है, उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है इन सब चीज़ों से, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो इसी के साथ में ये कुसमायोजन से संबंधित वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।